यूनाइटेड स्टेट का F-35 एयरक्राफ्ट पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए भारत आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल को फाइनली अस्त्र मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है और इसी बीच चाइना ने एक ऐसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का क्लेम किया है जो कि अवेक्स जैसे एयरक्राफ्ट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की दूरी से टारगेट कर सकता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरंग शक्ति एक्सरसाइज की तरफ से है और इस बार इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ा अट्रैक्शन अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II होने वाला है, जो कि पहली बार भारत में होने वाली किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 26 से लेकर अक्टूबर 12 के बीच जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाली एक्सरसाइज भारत की सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज में से एक होने वाली है और ये पहली बार है जब इसमें F-35 पार्टिसिपेट करने की बात सामने आई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर F-35 की पार्टिसिपेशन कंफर्म होता है तो ये भारत में किसी ऑपरेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में F-35 की फर्स्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होने वाली है। F-35 पहले एरो इंडिया शो के लिए भारत आ चुका है, जहां पर इसकी स्टैटिक और एरियल डिस्प्ले किया गया था, लेकिन एक फॉर्मल एक्सरसाइज एनवायरनमेंट के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बाकी फाइटर जेट के साथ ट्रेनिंग करना या एरियल एक्सरसाइज करना एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का एंगेजमेंट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जबकि 30 से ज़्यादा कंट्री ऐसे हैं जो कि इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 जैसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज 5th जनरेशन स्टेल्थ वॉरफेयर को प्रैक्टिकली समझना होने वाला है, जिसमें Su-30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के पायलट्स को लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म के साथ नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, डिसिमिलर एयर कॉम्बैट और कॉम्प्लेक्स एयर सिनेरियो प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जो कि भारत को चाइना और पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर के साथ फ्यूचर में एंगेज करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को आइडेंटिफाई करने में मदद करने वाले हैं। कुल मिलाकर तरंग शक्ति II सिर्फ एक मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज नहीं होने वाला है। अगर इसमें F-35 की पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर को क्लोज रेंज में स्टडी करने और फ्यूचर एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स को रिफाइन करने में एक मेजर अपॉर्चुनिटी भी बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फ्लीट और भारत के इंडिजिनस अस्त्र सीरीज की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 को इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर के साथ इंटीग्रेट करके ट्रायल को 2028 से शुरू करने की बात सामने आई है और अगर ये इंटीग्रेशन सफल होता है तो ये भारत के लिए एक मेजर माइलस्टोन साबित होने वाला है। सबसे ज़रूरी बात यह कि इस इंटीग्रेशन में डसॉल्ट एविएशन और थेल्स की तरफ से भारत को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिसे अस्त्र मिसाइल को रफाल के RBE-2 ESR रडार, मिशन कंप्यूटर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए भी सभी ज़रूरी सॉफ्टवेयर और इंटरफेस कंट्रोल आर्किटेक्चर पर फ्रेंच OEM की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जाने वाला है और इसी बात को लेकर पिछले कई सालों से फ्रांस के साथ भारत नेगोशिएशन कर रहा था। अब सबसे पहले टेस्टिंग डायरेक्टली मिसाइल फायरिंग से शुरू नहीं होने वाली है। पहले सिमुलेशन और डिजिटल वैलिडेशन के थ्रू अस्त्र मिसाइल की एरोडायनामिक इफेक्ट, स्ट्रक्चरल लोड और इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी के साथ सॉफ्टवेयर इंटरफेस को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि अभी तक अस्त्र सीरीज की मिसाइल को किसी भी रफाल में इंटीग्रेट नहीं किया गया और ना ही रफाल को अस्त्र मिसाइल के लिए पहले डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद एक इंडियन रफाल को अभी फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। इनिशियल फेज में कैरेज ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर अस्त्र मिसाइल को इस एयरक्राफ्ट पर कैरी करके एरोडायनेमिक और स्ट्रक्चरल बिहेवियर को चेक किया जाएगा। इसके बाद कैप्टिव ट्रायल में रडार क्यूइंग, टारगेट डाटा, मिशन कम्युनिकेशन सिस्टम और वेपन हेल्थ मॉनिटरिंग वैलिडेट किया जाएगा और ये सब कंप्लीट होने के बाद जाकर फाइनली लाइव रिलीज ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर अस्त्र को डिफरेंट अल्टीट्यूड और स्पीड और मैन्यूवरिंग कंडीशन में फायर करके कंप्लीट वेपन एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन को सर्टिफाई किया जाएगा, जिसके बाद
जाकर इसको रफाल में ऑपरेशनल इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुल मिलाकर रफाल पर अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ एक मिसाइल को एक फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना नहीं होने वाला है। ये भारत को इंपोर्टेड रफाल प्लेटफॉर्म पर इंडिजिनस वेपन को इस्तेमाल करने का कंट्रोल देने वाला है, जो कि मिट्योर और माइका जैसे मिसाइल पर हमारी डिपेंडेंसी को आगे चल के कम करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नेत्र मार्क 1A एवेक्स प्रोग्राम की तरफ से है, जहां भारत अभी 6 एडिशनल एवेक्स के लिए ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ डील फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्ब्रेयर अभी 6 सुइटेबल EMB 145 एयरफ्रेम को सेकेंडरी मार्केट से सोर्स करने की कोशिश कर रहा है, जिसे इंस्पेक्ट और स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करने के बाद इनको भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। और इन्हीं एयरफ्रेम को बेस करके भारत अपनी नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि EMB 145 की प्रोडक्शन पहले ही बंद हो चुका है, इसीलिए भारत के लिए ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट को लेना संभव नहीं होने वाला है। एम्ब्रेयर अभी रिलेटिवली नए या फिर लाइटली यूज्ड एयरफ्रेम को अभी तलाश करने की कोशिश कर रहा है और इनिशियल मॉडिफिकेशन के बाद इन एयरक्राफ्ट को बेंगलुरु के DRDO की कैप्स फैसिलिटी में भेजने का फैसला किया गया है। यहीं पर नेत्र मार्क 1A का मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। कैप्स यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की तरफ से इन एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डाटा लिंक और मिशन सब सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री भी काफी हद तक इन्वॉल्व रहने वाले हैं। नेत्र मार्क 1A के सबसे बड़ी अपग्रेड उसका रडार होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस नए रडार में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हायर पावर आउटपुट और बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा इस रडार का डिटेक्शन रेंज करीब 450 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग नेत्र मार्क 1 की अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 किलोमीटर रेंज से काफ़ी ज़्यादा होने वाला। और ये फिगर नॉर्मल फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के लिए होने वाला है। आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि अभी DRDO की तरफ से नेत्र एयरक्राफ्ट की रडार को अपग्रेड किया जा रहा है और सेम रडार आगे चलकर हमारी नेत्र मार्क 1A फ्लीट में इस्तेमाल किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के पहले हाफ के अंदर ही फाइनल करने की बात सामने आई है, जिसमें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी लेट 2028 के पास होने की उम्मीद किया जा रहा है। कुल मिलाकर 6 एडिशनल नेत्र मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स की एयरबोर्न सर्वेलेंस और कमांड कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक मजबूत करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अगर भारत को सेकेंड हैंड कंडीशन में यानी अच्छे कंडीशन में EMB 145 एयरक्राफ्ट नहीं मिलते हैं, तो एम्ब्रेयर की तरफ से वे अपने नए प्राइटर 600 प्लेटफॉर्म को भी भारत को नेत्र एवेक्स में इस्तेमाल करने के लिए ऑफर किया जा रहा है, जो कि बेहतर रेंज और बेहतर पावर कैपेसिटी के साथ आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम है कि एयरक्राफ्ट थोड़े प्राइस रेंज के साथ आने वाला है, जो कि हमारी नेत्र मार्क 1A की बजट को थोड़ा और इंक्रीज कर सकता है। आज की सबसे बड़ी अपडेट चाइना की हाइपरसोनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। आप सभी को पहले से ये बात पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जा चुका है, लेकिन अभी हम एक खास रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि चाइनीज मिलिट्री ने एक ऐसे एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यानी HGV को डेवलप कर लिया है, जो कि एयर टू एयर वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा टारगेट फ्रंटलाइन फाइटर नहीं बल्कि एवेक्स, एरियल टैंकर और एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट होने वाले हैं। अब तक कन्वेंशनल वॉरफेयर में एवेक्स और टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट को फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर रखकर ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि उनका सर्वाइवल लार्जली डिस्टेंस और लेड एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई मिसाइल फायर कर दिया जाता है तो इनको इवेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक मैन्यूवरेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मार्क 5 से भी ज़्यादा की स्पीड पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की दूरी से ऑपरेट करके एयरबोर्न टारगेट को एंगेज करने में सक्षम हो जाता है, तो ये ट्रेडिशनल डिफेंसिव कैलकुलेशन को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है या पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि आज तक मोस्टली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को हम लोग एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन कर रहे थे। अब मॉडर्न एयर वॉर में एवेक्स एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है, फ्रेंडली फाइटर को टारगेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और पूरे एयर बैटल को कोऑर्डिनेट करता है। अगर ऐसे सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाएगा तो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी हद तक डिग्रेड हो जाएगा। चाइना के लिए डेवलपमेंट उसकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल और A2AD आर्किटेक्चर को एक और नई डायमेंशन देने वाला है। हाइपरसोनिक स्पीड, मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कंबाइन करके चाइना अपने दुश्मन के रियर एरिया में ऑपरेट करने वाले सपोर्ट एसेट को भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होने वाला है, जो कि खास करके भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। और भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी बड़ा होने वाला है। हमारे नेत्र सीरीज की एवेक्स या फाल्कन सीरीज की एवेक्स
एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और बाकी हाई वैल्यू सपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में ग्रेटर सर्वाइबिलिटी, डिस्पर्सल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेड एयर डिफेंस की जरूरत पड़ने वाली। और फिलहाल भारत के पास इसका कोई भी काउंटर अभी मौजूद नहीं है और इसीलिए अभी के हालात में भारत को चाइना के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सावधानी से ऑपरेट करने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अभी तक मोस्टली जितने भी एवेक्स किलर मिसाइल डेवलप किए गए हैं उनका रेंज अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन चाइना की अगर इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो इसका रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी सिमिलर सिस्टम है जो कि 1500 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर के आसपास रेंज को डिलीवर कर सकता है। लेकिन भारत का जो HSTDV प्रोग्राम है यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम है, ये प्योरली एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस ऑपरेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसको बेस करके भारत की तरफ से अभी एयर टू एयर वेपन बनाने का कोई भी प्लान डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुल मिलाकर मॉडर्न एयर वॉरफेयर अब सिर्फ फाइटर वर्सेस फाइटर नहीं रह गया है। जिस कंट्री की किल चेन एनिमी के सेंसर, कमांड नोड और सपोर्ट एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डिसरप्ट करने में सक्षम होने वाला है, उसी के पास डिसाइसिव एडवांटेज मौजूद होने वाला है। और अभी चाइना के रिपोर्टेड हाइपरसोनिक कॉन्सेप्ट इसी चेंजिंग बैटलफील्ड के डायनामिक को और भी खतरनाक बनाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।